जनता को उम्मीदों के आसमान पर पहुंचाकर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं। इसीलिए मोदी सरकार के पहले बजट से लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी। लोगों को सबसे बड़ी उम्मीद तो यही थी कि मोदी सरकार महंगाई से मुक्ति दिला देगी और टैक्स का बोझ कम कर देगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स के मामले में थोड़ी राहत दी है, लेकिन महंगाई रोकने के सवाल पर बजट में साफ साफ कुछ भी नहीं है। आर्थिक तरक्की के लिए सरकार की योजनाएं कब तक और कैसा रंग दिखाएंगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो यही सबसे बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या ये अच्छे दिन का बजट है, क्या जेटली का बजट महंगाई रोक पाएगा। अच्छे दिन आने वाले, गांव गरीब के घर से बच्चे आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने देश को जो सपना दिखाया था, क्या वो पूरा होगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए लोगों को मोदी सरकार के पहले बजट का इंतजार था। गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली के ब्रीफकेस में नौकरी पेशा, नौजवान, किसान, जवान, हर तबका अपने लिए सौगात की उम्मीद पाले बैठा था। बजट को लेकर सबके मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि महंगाई से निपटने के लिए जेटली की पोटली में क्या है। Even if due to inadequate rainfall there is a marginal decline in agricultural production, stocks in the central pool are adequate to meet the exigency. Government shall, when required, undertake open market sales to keep prices under control. महंगाई रोकने के लिए मोदी सरकार ने साफ साफ कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि खेती बाड़ी को मौसम की मार से बचाने के लिए 100 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। फसल उत्पादन बढ़ाने और उत्पादन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने पर खास जोर दिया जाएगा। भूमिहीन किसानों के 5 लाख समूहों को नाबार्ड के जरिए लोन मिलेगा। फसलों के मूल्य में स्थिरता लाने के लिए 500 करोड़ का फंड का इंतजाम होगा और मंडी समितियों के माध्यम से शहरी इलाकों में किसान अपना उत्पाद सीधे बेच सकेंगे। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स में थोड़ी राहत देकर नौकरी पेशा लोगों के हाथ में कुछ पैसे ज्यादा देने का इंतजाम जरूर किया है। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स में थोड़ी राहत देकर नौकरी पेशा लोगों के हाथ में कुछ पैसे ज्यादा देने का इंतजाम जरूर किया है। I do not propose to make any changes in the tax rate. I propose to increase the personal income tax exemption limit by rupees 50,000, that is from rupees 2 lakhs to rupees 2.5 lakhs. I propose to increase the investment limit under section 80C to all income taxpayers from rupees 1 lakh to rupees 1.5 lakhs. I propose to increase the deduction limit on account of interest on loans in respect of self-occupied property from rupees 1.5 lakh to rupees 2 lakhs. मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में महंगाई के बाद सबसे बड़ा मुद्दा आवास का था। जेटली ने 2022 तक सबके लिए घर का वादा दोहराया भी। I proposed of setting up a mission of low-cost affordable housing, which will be anchored by the National Housing Bank. I propose to allocate a sum of rupees 4,000 crores for the National Housing Bank in view to increase the flow of cheaper credit and affordable housing for the urban poor. मोदी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में मकान बनाने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक को 8,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए शहरी आवास और बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने की योजना का ऐलान भी बजट में किया गया। गांवों और किसानों के लिए भी मोदी सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया। मसलन हर किसान को मिट्टी का हेल्थ कार्ड देने का अभियान चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसानों को 2014-15 में 8 लाख करोड़ का कर्ज 7% ब्याज पर दिया जाएगा। किसानों को टीवी के जरिए खेती बाड़ी की जानकारी देने के लिए किसान चैनल खोलने पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गांवों में हर घर को 24 घंटे बिजली देने के लिए वित्त मंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को 500 करोड़ देने का ऐलान किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतनी रकम में हर गांव का हर घर रोशन हो पाएगा?
शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने देश में 5 नए IIM, 5 नए IIT और 4 एम्स जैसे नए मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलने का ऐलान किया है। लेकिन कांग्रेस का सवाल है कि इसमें नया क्या है? ये योजना तो पहले से ही चल रही है। हर आइडिया हमारा AIMS, IITs, शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि इत्यादि। तो कहने की बात यह है कि कम से कम ऐसा न करो कि आप देश को बरगलाओ, झूठे वायदे करो। विपक्ष को इस बात पर भी ऐतराज है कि सरकार एक तरफ तो रोजगार बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री ने ये नहीं बताया कि मनरेगा को कितना बजट दिया जाएगा। इस सरकार को बनाने में जिन लोगों ने सबसे बड़ा सहयोग किया था, अदानी अंबानी, इन दोनों उद्योगपतियों को, घरानों को लाखों करोड़ रुपए मदद करने वाला बजट है। देश में सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 14,389 करोड़, साफ पेयजल के लिए 3600 करोड़, हाईवे बनाने के लिए 37,880 करोड़ का प्रावधान किया है। स्वास्थ्य के लिए वित्त मंत्री ने हेल्थ फॉर ऑल का नारा देकर सबको मुफ्त जांच और मुफ्त दवा मुहैया कराने का वादा तो किया, लेकिन ये नहीं बताया कि इस काम में कितना पैसा खर्च करने का इरादा है। जो बजट है वो निराशाजनक है। बजट में इस तरह की कोई दूरगामी नीति का ना ही उल्लेख और ना ही क्रियान्वयन किया गया है, जिससे पता चले कि किस दिशा की ओर ये सरकार इस देश को आर्थिक तौर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बजट आम लोगों के लिए अच्छे दिन के दरवाजे भी खोलेगा? क्या जेटली की योजनाओं से महंगाई काबू में आ पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि अच्छे दिन का बजट है, लेकिन क्या अच्छे दिन का बजट महंगाई रोक पाएगा? इसी पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रभु चावला जी, जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ हमारे एडिटोरियल एडवाइजर भी हैं। साथ ही साथ हमारे डॉक्टर रवि मलिक हैं, जो कि फिजिशियन है, हेल्थ सेक्टर पर बात करेंगे। हमारे साथ आलोक मेहता है, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ भरत डोगरा साहब है, इकोनॉमिस्ट। हमारे साथ नलिन कोहली हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। रीता बहुगुणा जोशी जी है, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता। नलिन, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या यह बजट महंगाई को रोक पाएगा? कुछ कदम तो है, क्योंकि जब आप जैसे प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो कुछ कदम है, क्योंकि हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ है इसमें। लेकिन अल्टीमेटली अंततः तो महंगाई खत्म हुई नहीं हुई, घटी नहीं घटी, ये तो जब होगी तभी आप लोग संतुष्ट होंगे। तो ये पहले कदम है उसकी दिशा में, ये पहला कदम है। रीता बहुगुणा जोशी जी, आपको लगता है ये महंगाई कम करने की दिशा में पहला कदम है? देखिए, खुद वित्त मंत्री जी ने कहा कि महंगाई कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है, और ये तो फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस पे चलता है, इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने खुद स्वीकार किया। और अभी 2 महीने पहले खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री ने कहा, फूड मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त गोडाउन में अनाज और आलू है। जब अनाज आलू इतना पर्याप्त था, तब बाजार में इतनी महंगाई हो गई कि आज आलू 30 रुपया किलो बिक रहा है। हर अनाज 5 रुपए 4 रुपए किलो आगे बढ़ गया है। तो जब आपके पास बफर स्टॉक्स हैं और आप नहीं प्राइस कंट्रोल कर पा रहे, तो 500 करोड़ का एक कॉर्पस बनाने से आप कैसे उसको रोकेंगे? कोई रोड मैप तो हमारे सामने है नहीं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि वक्त बताएगा। नलिन कोहली जी ने ठीक बात कही है, वक्त बताएगा कि ये सरकार क्या कर सकती है। वक्त बताएगा ऐसा सरकार क्या कर सकती है। भरत डोगरा साहब, आपको क्या लगता है? एक अर्थशास्त्री, छोटा सा एक नलिन, मैं आपके पास 1 मिनट में आता हूं। भरत डोगरा साहब, आपको क्या लगता है, अर्थशास्त्री के नजरिए से यह बजट महंगाई रोक पाएगा? मुझे लगता है कि खासकर अगर हम निर्धन वर्ग और किसानों की दृष्टि से देखें बजट को, तो जो कुछ मुख्य एलोकेशन है, जैसे आपने महंगाई की बात की, तो वैसे भी इस वर्ष
हमारे देश में खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य होने का ये वर्ष है। खाद्य सुरक्षा एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का वर्ष है। तो वैसे तो मतलब इस दृष्टि से देखें कि सबसे निर्धन वर्ग को अगर देखें तो जिस तरह की एलोकेशंस किए थे यूपीए सरकार ने, इस बजट ने उससे कम तो नहीं किया है। लेकिन अगर हम ये देखें कि कितना होना चाहिए था, उससे बहुत कम हुआ है। ये जो जैसे कि सब जानते हैं कि मानसून की दृष्टि से भी ये वर्ष चिंताजनक वर्ष चल रहा है। और अभी बजट से कुछ ही समय पहले जो आंकड़े आए हैं कि जो हमारे देश में निर्धनता है, गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं, वो पूर्व अनुमानों से कहीं अधिक हैं। तो इस पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री को चाहिए था कि किसानों की सहायता के लिए और साथ में जो सबसे गरीब लोग हैं उनको राहत देने के लिए एक बहुत बोल्ड कदम उठा सकते थे, एक बहुत व्यापक शुरुआत वो कर सकते थे। उससे तो उन्होंने बिल्कुल परहेज किया है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह के जो मद हैं, चाहे वो खाद्य सुरक्षा का एलोकेशन है, अब मनरेगा का जो है वो इस वर्ष और महत्व हो जाएगा, क्योंकि जब बहुत बड़े इलाके में अगर सूखे की स्थिति होती है तो रोजगार गारंटी योजना के लिए अधिक लोग रोजगार मांगेंगे। लेकिन उन्होंने एलोकेशन में कोई वृद्धि नहीं की है, जितना पहले था उतना ही रखा गया है। तो इसका मतलब कि इस समय की जो विशेष स्थितियां हैं उसको ध्यान में रखकर बजट नहीं बनाया गया है। एक तरह से यह है कि जो पिछले साल एलोकेट हुआ या जो एक अंतरिम बजट में इससे पहले यूपीए ने किया था वही कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस समय की विशेष स्थितियों को देखते हुए हाँ, इतना जरूर है कि जो आदिवासी और दलित के जो सब प्लान है, अनुसूचित जातियों का आदिवासी का सब प्लान, उसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है। लेकिन तो भी कुल मिलाकर जितना मानदंड के मुताबिक होना चाहिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में, अभी भी उससे कम ही है। जो किसानों के लिए कर्ज का वो राशि है उसको मामूली सा बढ़ाया गया है। तो लेकिन उसमें भी कोई ऐसी स्पष्ट बात नहीं है कि जो छोटे किसानों की जो अनमेट नीड्स रह जाती हैं, जो ज्यादा संकट में होते हैं, उसके लिए कोई विशेष प्रावधान रखना वो भी अभी नहीं हो सका है। और ये बहुत जरूरी बात थी कि आप रिसोर्सेज ज्यादा इंक्रीज करें, और वो रिसोर्सेज इंक्रीज करेंगे तो आप गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए कुछ ज्यादा कदम उठा सकेंगे। वो नहीं किया गया है। बस एक तरह से सुरक्षा इस रूप में रखी गई है क्योंकि ये ना कहे कि हमने यूपी से ऐसे कुछ कम किया, किसी तरह बस वो उसकी पूर्ति कर दी गई है। एक बहुत अच्छा जो मौका था कि इस समय में हम कुछ करते, किसानों का ज्यादा साथ देते, छोटे किसानों का देते और गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों के लिए कोई बड़ी पहल करते, वो मौका हाथ से चला गया। नलिन, आपको लगता है ये मौका हाथ से चला गया है, खासकर छोटे मझले किसानों के लिए, जो भरत डोगरा साहब कह रहे हैं? नहीं, कैसे मौका चला गया? सरकार को अभी 60 दिन नहीं हुए, जैसे रीटा जी शायद कह रही थी 2 महीने, वैसे 45 दिन आज हुए हैं। तो अभी तो 45 दिन में कह देना मौका गया हुआ है तो थोड़ा सा मैं मानता हूं कठोर वाक्य है। अभी तो शुरुआत हुई है सरकार की, साल भी नहीं हुआ है। दूसरी बात है कि जब वित्त मंत्री ने एक रियलिस्टिक बजट कही है, कई चीजें जो है कदम कदम पे बनाए जाते हैं। जैसे आज जो है मजाक के तौर से कई कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे 100 करोड़ के इतने ज्यादा उन्होंने कर दिए 29 योजनाएं, तो ऐसा लग रहा था जैसे बॉक्स ऑफिस की कोई रिलीज है। लेकिन ये सारे अलग अलग कदम हैं जिनको डाला जा रहा है कि आगे जाकर इन कदमों को बढ़ाया जाएगा। एम्स की बात की जा रही है कि हमने एम्स चलाई, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। तो ये 6 एम्स जो आज चालू होने जा रहे हैं, इनका तो निर्णय सुषमा जी ने लिया था एनडीए की सरकार में, वो आज जाकर चालू हो रहे हैं। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी हमारी आलोचना करेगी और ये स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में कुछ किया नहीं। यदि महंगाई का ज्ञान वो बांटते 45 दिन की सरकार को, तो अपने आप ही वो उनके ऊपर तलवार चलती कि 10 साल आप क्या कर रहे थे। और मैं मानता हूं जनता इस चीजों को समझती है, इसीलिए जनता ने निर्णायक रूप से वोट दिया, क्योंकि जनता जो काम करता है, मेहनत करता है व्यक्ति, वो समझता है कि क्या दिक्कतें हैं और वो देखेगा कि कोई परिश्रम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मोदी जी की सरकार में यही एक फर्क होगा कि जो कह रहे हैं वो करेंगे, बातों पे नहीं रह जाएंगी। जैसे योजनाएं बहुत जो है यूपीए की अनाउंस्ड हो गई, अनरिजॉल्व थी, लेकिन अब उनको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो योजनाएं देश हित में होती है उनको तो करना ही है लागू। आखिरी बात, 272 का आंकड़ा कि हमारा 272 प्लस का मिशन है, मोदी जी ने मार्च में कहा था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हो सकता है एक आधा व्यक्ति इस पैनल पे हो जिसने कहा होगा ये संभव है,
सबने कहा होगा संभव नहीं है, वो संभव हुआ। भारत की जनता ने भी संभव किया, उनका लक्ष्य भी सही था। सरकार आई है, ठीक है, एक रियलिस्टिक बजट दिया है, पहले कदम दिए तो थोड़ा सा रुक जाते, हो सकता है ये भी संभव हो जाए। हो सकता है ये भी संभव हो जाए। लेकिन रीता बहुगुणा जोशी जी, महंगाई पर आप इनको कोस रही हैं, लेकिन महंगाई की असली जड़ तो कांग्रेस है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, नलिन कोहली जी बात कर रहे हैं कि रियलिस्टिक बजट है, तो हम तो रियलिस्टिक बजट पेश करते आए हैं, जनता को बताते, तब ये भारत बंद करते थे। पूरे मीटिंग्स में, हर मीटिंग में कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, हम बदलाव करके दिखाएंगे। तो अगर आप कह रहे प्रथम कदम है, तो उस कदम की दिशा तो मिले। कदम की दिशा, आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 100 करोड़ और एक प्रतिमा बनाने के लिए 200 करोड़, ये आपकी प्राथमिकता है, ये आप रोड मैप दे रहे हैं। आपने कहा हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और 7,000 करोड़ का एलोकेशन। 7,000 करोड़ में तो आप सीवर की लाइन नहीं डाल सकते एक शहर में। क्वेश्चन है कि स्टेप्स किस तरफ। आपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए क्या किया? आपने कहा हम सब्सिडी कम करेंगे फर्टिलाइजर पर भी और तेल पर भी। अब धीरे धीरे फर्टिलाइजर तेल की सब्सिडी कम होगी, तो आप बताइए महंगाई कम होगी क्या? आपने रेलवे में फ्रेट चार्जेस बढ़ा दिए, लिंक कर दिए उसको टू ऑयल प्राइसेस। जब माल भाड़ा बढ़ेगा तो प्राइसेस कम होंगी क्या? दाम कम होंगे बाजार में। हर चीज इन्फ्लेशन की ओर इंडिकेशन दे रही है, हर चीज मूल्य वृद्धि की ओर इंडिकेशन दे रही है। सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए 100 करोड़ की योजनाएं कर दी, सब सोच रहे हैं सब होगा। देखिए, कहां से धन आएगा उसका कहीं कोई चर्चा इन्होंने नहीं की। तो रोड मैप तो आप देते हैं कि हम 5 साल में यहां से धन लाएंगे, तो वो कहीं नहीं है। एफडीआई आप ले आ रहे हैं, बड़े बड़े घरानों को आप मदद करना चाहते हैं। देश की संपत्ति का क्या होगा? गुजरात में कौड़ियों के भाव, हजारों लाखों करोड़ की जमीन लोगों को लीज पे दे दी गई, क्या यही भारत की पूरी संपत्ति का होगा? नहीं, रीता बहुगुणा जोशी जी, ये पुराना भोपू है। मैं मनरेगा कुछ कहना चाहूंगा, आप कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे। ये रिजेक्टेड भोपू है, ये रिजेक्टेड आवाज है, जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। हजारों करोड़ रुपए की जमीन कौड़ियों के माल, इसको रिजेक्ट कर दिया आपकी इस लाइन को। हम सच्चाई बोलते रहेंगे, जनता को हम सच्चाई बताते रहेंगे। मैं कुछ कहना चाहूंगा, अच्छे दिन लाने की बात कहते रहे, जनता उसको भी रिजेक्ट करेगी एक दिन, आप देखिएगा। चलिए नलिन, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जनता रिजेक्ट करती है, कोई बात नहीं। लेकिन कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता जी, सबसे पहले जनता उसको भी रिजेक्ट करेगी एक दिन, आप देखिएगा। चलिए नलिन, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जनता रिजेक्ट करती है, कोई बात नहीं। लेकिन कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा और मेरा बड़ा सीधा सवाल है कि क्या ये अच्छे दिन वाला बजट है आपके हिसाब से? देखिए, आप तो बड़ा ग्रामीण स्थिति को समझते हैं। फसल जब अच्छी करनी होती है तो ज्यादा टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि ये उम्मीद करना कि वो 1 महीने पहले आए हैं और बहुत ज्यादा क्रांतिकारी बजट ले आएंगे, ये पहला जो बजट, अंतरिम बजट आया था, मैं तो ये मानता हूं कि चिदम्बरम जी का जो बजट है उसमें जैसे कहते हैं ना, आप अनेक्शर और सारे लगा देते हैं बहुत सारे, उस तरह से इसको जोड़ करके और कारपोरेट वर्ल्ड को भी खुश करने की कोशिश की है, मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश की है और एग्रीकल्चर क्षेत्र को भी, किसानों क्षेत्र। इसलिए इससे कोई बहुत क्रांतिकारी बदलाव तुरंत आ जाएगा, लेकिन ये सही है कि जैसे एफडीआई 49% कुछ क्षेत्रों में किया, डिफेंस में किया, ये एक बड़े परिवर्तन है जो कांग्रेस की सरकार उस कदम को बात करती थी, कर नहीं पा रही थी। फूड सिक्योरिटी के लिए भी प्रावधान किया गया है, ये बात सही है। महंगाई खत्म नहीं होगी, इसलिए जनता को ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि इससे महंगाई इस बजट से कम हो जाएगी। जैसे पहले जब बजट आता था, प्रभु जी यहाँ बैठे, याद होगा कि बिंदिया कम हो गई, एक चप्पल का 1 रुपया कम हो गया। आज वो थोड़ा बहुत उसके झटके आप दिखाइए, लेकिन इसमें यदि परिवर्तन क्या हो सकता था? तेल और साबुन कम हो गया सर, तेल और साबुन, वही तो ऐसे कुछ शगुफ है, लेकिन उससे देखिए पता चला 20 पैसा कम हुआ। अल्टीमेटली ये लोगों को एक छलावा होगा। इसलिए आप और हम जब बात कर रहे हैं, ये मानना चाहिए कि हमारे यदि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगेगा, योजनाएं यदि आगे आएंगी, 6 महीने बाद यदि हमारे युवा यहाँ पर हैं, यदि उन लोगों को रोजगार मिलने लगे, तब इसको सार्थक माना जाएगा। मनरेगा को उन्होंने कैंसिल नहीं किया, जबकि सब बीजेपी और इसी तरह एफडीआई इंश्योरेंस क्षेत्र में यही बीजेपी उसका विरोध कर रही थी। लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो आपको सोचा, हर आदमी कहता है दीपक जी की तरह हम भी बोल सकते हैं। जब इस कुर्सी पर बैठेंगे तब उन्हें पता चलता है कि बोलने के लिए कितने लोगों को संभालना है और क्या चीज बोलना है। इसी तरह से जब वित्त मंत्री बने हैं तब जेटली जी को कई बार पानी पी करके समझ में आया कि जब सत्ता में आते हैं तो आपको किस तरह से क्या बजट पेश करना है
50 करोड़ का भी उतना महत्व है, 1000 करोड़ का भी है, 50,000 करोड़ का भी है। इसलिए विदेशी निवेश को, स्वदेशी जागरण मंच की पुरानी बातों को भुला करके बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी, चूंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड चाहता है, उसमें बड़े बड़े घराने सब चाहते थे कि डिफेंस में हमें भागीदारी मिले तब विदेशी पैसा आएगा। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में उसकी संभावनाएं होंगी, जिसका फायदा शहरी वर्ग को भी मिलेगा। अभी गांव में कब नदी जुड़ेगी, कब पानी मिलेगा, कब साफ पानी मिलेगा। और एक बात जोड़ूं, वैसे इसलिए आपको याद रहे, जो अभी प्रकाश जावड़ेकर से आपने बात की थी, 3 साल पहले का भी आप उठा ले, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एक कहा था कि हम रूरल एरिया के लिए चैनल लाएंगे, और 100 करोड़ तब भी रखा था। तो इनको किसी ने, जेटली जी को याद भी नहीं दिलाया कि भैया इसको नया घोषणा मत कहो ये पहले घोषणा की थी, हम इसको अपने डीडी के तहत ले आएंगे। अभी प्रकाश जावड़ेकर से आप पूछ रहे थे, तो लोगों को भ्रम में न रखें, ये कहे कि पहले गलत जो चीजें पूरी नहीं हो पाई हम उसको पूरा करेंगे, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और कांग्रेस को भी कहना चाहिए आप हमारी बात पूरा कर रहे हैं, हम आपको बधाई देते हैं। दुर्भाग्य ये है हमारे देश में कि हम केवल लेफ्ट पार्टी की बात समझ में आती है, कांग्रेस बीजेपी की जब समान नीति है तब एक दूसरे का विरोध करने के बजाय कुछ चीजों में सहमति बताएं कि हम और आप मिलकर काम करेंगे, तब देश आगे बढ़ सकता है। तब देश आगे बढ़ सकता है प्रभु। लेकिन मिडिल क्लास को लुभाने के लिए, या ये कहें लोअर मिडिल क्लास को लुभाने के लिए जो इनकम टैक्स स्लैब को बदला गया है, उससे कम से कम थोड़ी शांति तो जरूर मिलेगी लोअर मिडिल क्लास को। मेरे को लगता है वो तो मजाक है। अगर आप 50,000 बढ़ा देते हैं, अगर इन्फ्लेशन को लेकर के चलें कि 8% या 9% का इन्फ्लेशन हुआ है, तो उसकी इनकम वैसे उतनी ही कम हो चुकी है, उससे ज्यादा कम हो चुकी है एक साल के अंदर। जो इनकम टैक्स से 50,000 रुपए का फायदा होगा, उसके ऊपर टैक्स कितना बचेगा? 20% का लगा लीजिए, 8,000 9,000 रुपए बच जाएगा। 9,000 का मतलब अगर महीने में डिवाइड करेंगे तो कितने बनते हैं? 750 रुपए। उससे ज्यादा तो पेट्रोल के ऊपर महंगाई बढ़ गई है। तो ये एक ठीक है, खुश करने के लिए साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा सकता है, परंतु ये बात जरूर कहना, जो लोग कह रहे थे इस बजट में सबको खुश करने के लिए किया गया है। अच्छे दिन आने में लगता है टाइम लगेगा, जैसे नलिन को नहीं कह रहे कि एक दिन में अच्छे दिन नहीं आ जाते। ये रियलिस्टिक बजट है। एफडीआई की बात इन्होंने की, एफडीआई का सपना हम पिछले 25 सालों से देख रहे हैं। 1991 से लेकर के 2014 तक एफडीआई की बात होती है। मनमोहन सिंह का पहला रिफॉर्मिस्ट बजट आया था। मुझे लगता है आर्थिक सुधारों का सुधार होना चाहिए। उसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर गरीबी बढ़ गई, उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो रिफॉर्म कहां से हुए? सवाल ये है कि अगर ये सरकार कहती है कि 500 करोड़ रुपए हम रखेंगे महंगाई से निपटने के लिए, 120 करोड़ का देश है, 500 करोड़ रुपए रखेंगे, 4 रुपए साल के अंदर बढ़ाने से क्या महंगाई कम हो जाएगी एक आदमी की? सवाल तो ये कि 4 रुपए पड़े ना एक आदमी के हाथ में, तो उसको किसी ने देखा नहीं कि 500 करोड़ से कौन सी क्या कदम उठाएंगे इससे महंगाई कम हो जाएगी। ठीक है, आप स्टोरेज कर सकते हैं, पर दिशा इस बजट की ये है कि कुछ चुनाव आ रहे हैं। ये राजनीति से प्रेरित बजट भी है। इसके अंदर फंडामेंटल चेंजेस की गई है। नरेगा की बार बार बात कर रहे हैं। बजट अगर आपने पढ़ा होगा तो बजट के अंदर बड़ा क्लियर है, नरेगा को इन्होंने स्टेट्स को ट्रांसफर कर दिया है। सेंट्रल स्कीम के बजट के अंदर कोई पैसा नहीं रखा गया है, सारा का सारा स्टेट्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया। 3,33,000 या 34,000 करोड़ रुपए जो है वो स्टेट्स को दे दिया जाएगा। आप चलाइए, जैसे मर्जी चलाइए। तो उसमें कई किस्म के फ्रॉड स्कैम बन जाएंगे, दूसरी बात है वो। तो सेंट्रल की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। परंतु एफडीआई के नाम पर इसकी ताली बजा देना, मेरे को लगता है एफडीआई पिछले कई सालों से कोशिश करें, एफडीआई आती नहीं है। इतने कंसेशन कर लिए आपने, हाथ जोड़ करके सारे विदेशों में आपने रोड शो कर लिए, हाथ पैर जोड़ दिए, पर भी लोग आते नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ही नहीं है। सवाल ये है कि जब तक आप कहते हैं कि इन्फ्लेशन कम करना है, हमने ग्रोथ कम करना है, इन्फ्लेशन कम करने के तरीके क्या हैं? आप लोगों की इनकम इतनी तरह से बढ़ाई है जिससे कि इन्फ्लेशन को करेक्ट कर सकें। अगर इन्फ्लेशन 10% बढ़ रहा है तो इनकम लोगों की 12% बढ़नी चाहिए, उससे ग्रोथ होता है। तो इनकम कैसे बढ़ेगी? अब आपने इतना सारा खर्चे कम किए सारे अगर मिनिस्ट्रियों के बजट का खर्चे देखें, आज 80,000 करोड़ रुपए जेटली साहब ने हर मिनिस्ट्री का बजट काट दिया है, टर्म मिला करके। वो किसी नोट नहीं किया। एजुकेशन मिनिस्ट्री का बजट 17,000 करोड़ इस साल रखा है। पिछली बार स्कूल एजुकेशन के ऊपर 34,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। वो स्टेट्स में ट्रांसफर दिया होगा, हो सकता है। उन्होंने 80,000 करोड़ खर्चा किया है, कम किया है, परंतु इस बजट के अंदर भी टाइम लगेगा। जब तक इस देश के अंदर लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी, अपने अमृत अली साहब के शर्मा जी बैठे हैं, इनके मकान नहीं बिकेंगे, जब तक इंस्टॉलमेंट देने के लिए पैसे नहीं होंगे लोगों के पास। इनको इंस्टॉलमेंट कहां से देंगे लोग? तो जब तक लोगों के हाथ में इनकम बढ़ाने का कोई तरीका नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक इस देश के अंदर इन्फ्लेशन भी नहीं रुकेगा, इस देश के अंदर बेरोजगारी भी कम नहीं होगी। अभी लगता है ये पहला बजट था, उनको धीरे धीरे देखना, क्योंकि जो सरकार छोड़ के गई है बड़ी खस्ता हालत में छोड़ के गई है। पहले तो उस कुएं को बंद करना है, उसके बाद देखना नया कुआं खोदना, उससे पानी निकलेगा कि नहीं आएगा, कि वाटर टेबल इतनी कम हो गई है यहाँ पर कि उस वाटर टेबल में से पानी निकालना भी बहुत मुश्किल है। सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने दो महत्वपूर्ण पॉइंट उठाए, इनकम, रोजगार।
और इनकम और रोजगार से हमारे आम गृहिणियां जुड़ी हुई हैं, हमारे आम लोग जुड़े हुए हैं। सीधे आंचल के पास चलते हैं। आंचल, क्या कहते हैं हमारे ये साथी जो अपना घर चलाते हैं, जो अपनी दुकान चलाते हैं? इसमें से कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, इसमें से कुछ रोजगार के पाने वाले युवक हैं। ये लोग क्या कहते हैं इस बजट पर? सीनियर सिटीजन्स और युवाओं के पास बाद में आऊंगी, लेकिन एक वो गाना है ना, सखी सैया तो खूबी कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। आज के बजट में डायमंड सस्ते कर दिए गए हैं, तो ये सारी महिलाएं खुश हो जाएं कि हीरा सस्ता हो गया है, लेकिन जो इनके नन्हे मुन्ने डायमंड्स हैं, जिनके लिए मदर डेयरी का चक्कर काटती हैं, उनके लिए जब फल लेती हैं, उनके लिए जब दूध लेती हैं, आपको राहत महसूस हुई है कि 3,000 रुपए की सालाना है? हाथ खड़े करके बताएं कितनी महिलाएं खुश हैं इस बजट से? कोई खुश नहीं है, एक भी खुश नहीं है महिला। साल में एक बार लेते हैं, है ना? जिनको माइक जरूरी नहीं है, माइक पास कर। ऐसा है, डायमंड तो हम साल में एक बार ले लेंगे या 5 साल में एक बार ले लेंगे। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आलू प्याज टमाटर तो रोज लेने हैं, दूध तो रोज लेना है, और तेल साबुन क्या लोअर मिडिल क्लास को क्या राहत मिली है? इस बजट से लोअर मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं मिली। माइक पीछे पास कर दें। हाँ, हम डेली अगर सब्जी लेने जाते हैं तो 100 रुपए अगर लेकर जाएंगे, उसमें हम अपने यही सोचते हैं हम अपने बच्चों के लिए क्या लें, अपने बुजुर्गों के लिए क्या लें। तो सबसे पहले तो हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, लेकिन कुछ भी राहत नहीं है। इनको भी दीजिए माइक। एक ये सवाल भी उठ रहा है कि मैं देखती थी मदर डेयरी का चक्कर जब तक हमारी मम्मियां काटती थी तो बहुत बड़े बड़े थैले और झोले होते थे, उसमें बहुत सारे फल होते थे। अब मैं देखती हूँ छोटी छोटी पोटली में लोग लेके आ रहे होते हैं सब्जी। आप भी यही करती हैं? बैग्स छोटे हो गए हैं। मेरे हस्बैंड जब लेके आते हैं तो मैं देखती हूँ, वो हमेशा आगे मुझे बोलते हैं कि इतने 350-500 रुपए में मैं कितनी सब्जी लेके आता था और अभी तो कितनी कम हो गई है। 1 वीक की एवरी टाइम जाते हैं तो हर टाइम उसी चीज का रेट जो है बढ़ के मिलता है। हाँ, बढ़ा हुआ होता है। पहले इकट्ठा प्याज आ जाते थे कि ये सोच के कि सस्ता है, चलो इकट्ठा लेके चलें। अब क्या है, मजबूरी में 500 करोड़ रुपए बना तो दिए गए हैं महंगाई फंड, वो 500 करोड़ देश की गृहिणियों में बंटने नहीं वाले हैं। नहीं, तो हम क्या सोचते हैं, 1 पाव टमाटर ले लो, आधा किलो प्याज ले लो, आधा किलो आलू ले लो। अब ये सोचना पड़ता है कि पाव में आधा किलो में आ गए। जब पहले बजट होता था सब्जियां सस्ती, कम से कम आलू प्याज दाल खाने के लिए सबके पास होता था। आज वो सब चीजें हर एक के मुंह से हट हर एक के मुंह से। लेकिन ये भी तो मानिए आपकी इनकम टैक्स की लिमिट कम हुई है, उससे नहीं, उससे कोई फर्क नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई ज्यादा नहीं हो। पहले सोच रहे थे शायद 5 लाख रुपए हो जाएगी जो उसमें मिलेगी राहत, लेकिन क्या 2.5 लाख में क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या नहीं, अगर इफेक्टिव देखा जाए, माइक दीजिएगा इतने, अगर इफेक्टिव देखा जाए तो 3,000 रुपए सबसे कम 3 लाख रुपए जो कमाता है, उसके बाद बढ़ते बढ़ते मान लो 15,000 मैक्सिमम मान लिया जाए, जो मिडिल क्लास ग्रुप माना जाए, तो उसमें इफेक्टिव जो इंक्रीज है वो एवरेज की जाए तब भी 8,000 है। लेकिन अगर महीने की ईएमआई बढ़ जाए, महीने की ईएमआई लोगों की 5-5 हजार बढ़ गई है, तो सालाना सोचिए 60,000 बढ़ गए हैं, तो 8,000 की रियायत भी कितनी। आप भी समझिए, आप काम करती हैं या हाउसवाइफ? जी, तो आपको लगता है कि महंगाई ने पूरा आपका घर का बजट बिगाड़ दिया है? क्या ये अच्छे दिन का बजट है? नहीं, बजट आप अगर आप नहीं, उनको बोलने तो नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए, शायद अच्छे दिन आ जाए। बीजेपी का बजट है और अभी उनकी सरकार बने थोड़े दिन ही हुए हैं, 1 महीना से ऊपर ही हुआ है। टाइम देना चाहिए, बेचारे वित्त मंत्री क्या करें? अभी डायमंड आप देखिए हो गए हैं, आप जुटा लीजिए अपनी सेविंग। आपकी सरकार ने सबसे बड़ी गलती यही की थी, उन्होंने बोला था 15 दिन में हम प्राइसेस कम कर देंगे। दे शुड हैव टेकन मोर टाइम। हाँ, तो अभी हमको भी बीजेपी सरकार को थोड़ा टाइम देना चाहिए। बजट आया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसके रिजल्ट्स पता लगेंगे, देन वी शुड रिएक्ट। लेकिन अब क्योंकि हमें सीनियर सिटीजन्स की भी प्रतिक्रिया लेनी है यहाँ पे, आप लोगों की जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए कर दी गई है, तो आपको उससे रियायत लगती है? कोई राहत? ये बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है। कम से कम 3.5 लाख या 4 लाख होनी चाहिए थी। इवन दूसरे लोगों के लिए भी मिनिमम लिमिट जो है 3 लाख रुपए होनी चाहिए थी। इनकम टैक्स का नहीं है, और सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने कोई स्पेशल वो नहीं किया है। और जो लेडीज वगैरह डायमंड की बात कर रहे हैं, डायमंड का भी उन्होंने सब गुजरात की वजह से किया है, क्योंकि सारी इंडस्ट्री गुजरात के अंदर है। अरे यहाँ पे तो बाकायदा इंटेंशन भी बता दी, किसने सूरत का जिक्र कर दिया। आप संतुष्ट हैं बजट से? अच्छा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अहम चीज, सीनियर सिटीजन्स के आए दिन हम केसेस देखते हैं दिल्ली एनसीआर में। आप लोगों की सेफ्टी के लिए कुछ हुआ है क्या इस बजट में? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया है। पैसा रखा वो निर्भया फंड अभी इस्तेमाल होगा, चिंता ना करें, कोई दिन आएगा जब 150 करोड़ रुपए दिया है महिला सुरक्षा के लिए। सर ठीक बोल रहे, 150 करोड़ रुपए दिया है। 200 करोड़
बच्चे अभी भी भूखे सोते हैं। मैं एक फ्री एजुकेशन सेंटर चला रही हूँ। अंडर प्रिविलेज बच्चे आते हैं मेरे पास डल्लूपुरा विलेज से, वो आते हैं और भूखे आते हैं, उनके पास खाने को नहीं है। इतनी महंगाई की वजह से वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते उनके पेरेंट्स की तीनों टाइम उनको पेट भर के खाना दे सके। तो ये पहले जरूरी है। एक यहाँ पे खास तौर से रिएक्शन ले लेते हैं। यंगस्टर्स हैं बैठे हुए, और खास तौर से यंगस्टर्स। मोदी कहते हैं कि ये बड़ा युवा देश है, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारा यंगिस्तान है। क्या आप लोग खुश हैं इस बजट से? आपको किस तरह से अफेक्ट करता है? एजुकेशन लोन्स में इस तरह की कोई चीज आपको लगता है रियायत मिली है? नहीं मिली है। आपको? जी नहीं मिली। यहाँ पे तो कोई भी ऐसा अभी नहीं दिख रहा है जो खास तौर से दीपक बोले कि ये बहुत अच्छे दिन का बजट है। हालांकि ये है कि ये सवाल जरूर उठ रहा है कि 45 दिन अरुण जेटली जी को आए हुए हैं, ऐसे समय में जब पूरा फिस्कल डेफिसिट के ये हालात हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट के ये हालात हैं। हालांकि ये इकोनॉमिक टर्म्स हैं, लेकिन कुल मिला के जिस देश में ग्रोथ रेट पूरी तरह गड्ढे में है, तो जिस तरह से प्रभु कह रहे थे पहले गड्ढा भरना होगा, उसके बाद इमारत तैयार होगी, और जब इमारत तैयार होगी तो अच्छे दिन आएंगे, और उसके लिए टाइम देना चाहिए। उसके लिए टाइम देना चाहिए। अनिल शर्मा जी, क्या वाकई टाइम देना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, एक बात मैं कह रहा हूँ, 40 या 45 दिन हुए हैं सरकार को आए हुए। 45 दिन के अंदर कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर कोई बजट पेश करता है, आप समझ सकते हैं कि उसको कम से कम 30 दिन लगा होगा बजट को पूरा स्टडी करने में, पूरे डिपार्टमेंट को स्टडी करने में, समझने में। फिर भी आपने एक चीज जरूर देखा होगा कि ये बजट में मिडिल क्लास को कुछ न कुछ, हम लोगों को क्या था कि हम लोगों को कड़वी दवाई पीनी है, ये माइंडसेट किए हुए थे सब लोग। अल्टीमेटली क्या हुआ कि ऐसी कोई कड़वी दवाई नहीं आई। स्थिति ये है कि जो आप पिछले 10 साल या 15 साल या 20 साल से हम लोग देख रहे हैं पूरे देश में जो स्थितियां, कहीं न कहीं हम लोग को मॉडर्नाइजेशन चाहिए, हमारे यूथ को जॉब चाहिए, हमारी महिलाओं को सस्ती चीजें चाहिए, हमारे घर सस्ते चाहिए। हर सेक्टर में आप देखेंगे कि इंडिया कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ रहा है। आज के डेट में जो आप बजट में देखेंगे, जो प्रोविजन जैसा कहा जा रहा है कि एफडीआई का मतलब क्या? हम चाहते हैं कि जितना हमारे यहाँ निवेश बढ़े। आखिर सरकारें बहुत आई, बहुत गई, लेकिन किसी ने इस विदेशी निवेश पर ध्यान नहीं दिया। हम विदेश में निवेश करते हैं, हमारी कंपनियां करती है, सभी लोग करते हैं। हमारे यहाँ विदेश का निवेश बिल्कुल घट गया। जब तक नहीं हम विदेशों का पैसा अपने हिंदुस्तान में नहीं लाएंगे, हम अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करेंगे, हम अपने लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे क्रिएट करेंगे, बच्चों को एजुकेशन कैसे देंगे? हमारा जो मुख्य स्रोत है, एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा कंट्री है। उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हम लोग उत्पादन बढ़ाने के लिए जो सरकार ने भी बजट में कहा है, सवाल ये है कि शुरुआत है। शुरुआत के लिए जिसे यंगस्टर्स हैं, आप देखिएगा जो सोशियो इकोनॉमिक समस्याओं पे काफी ध्यान दिया गया है। दीपक जी, यहाँ पे अनिल शर्मा जी से एक सवाल मैं सर वो भी बता वहाँ पे मैं वहाँ पे भी आ रहा हूँ। अनिल शर्मा जी, इस वक्त रियल एस्टेट नए पॉलिटिशियन बने ना, तो मैं मकान पे भी आ रहा हूँ। लेकिन अनिल शर्मा जी ने, आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। मैं उस पे आ रहा हूँ। इस वक्त जो स्थिति है, EMIs बहुत ज्यादा चरम पर हैं। आपको पता होगा पिग्स इकोनॉमीज, पोर्चुगल, इटली, स्पेन और ग्रीस में यहाँ पे मकान बनकर तैयार थे। इकोनॉमीज इसलिए कोलैप्स हुई क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं था। हम दिल्ली है, EMIs बहुत ज्यादा चरम पर हैं। आपको पता होगा पिग्स इकोनॉमीज, पोर्चुगल, इटली, स्पेन और ग्रीस में यहाँ पे मकान बनकर तैयार थे। इकोनॉमीज इसलिए कोलैप्स हुई क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं था। हम दिल्ली NCR में ये देख रहे हैं, हम मुंबई में देख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आधे हैं। EMI सस्ती नहीं होंगी, अगर बायर्स नहीं आएंगे तो मकान खरीदेगा कौन? इसको क्या अरुण जेटली जी ने एड्रेस किया? देखिए, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि अगर हम प्रत्येक सिटीजन का, मिडिल क्लास का, देखिए इस देश का 55% जो आबादी है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। हम लोअर क्लास के लिए रोज गरीबी रेखा से नीचे के लिए, उनके लिए हमारा वेलफेयर स्टेट है, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं आती है। हमारे जो अपर क्लास है उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। सफर कौन करता है? मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। अगर आप इस बजट को गहराई से देखें तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को एड्रेस किया गया है। अगर हमारा जो मंथली खर्चे का बजट है, अगर उस एक्सचेकर पे अगर 2000 का भी फर्क पड़ता है, 4000 का भी फर्क पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हम 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख अगर हम मकान लिए हुए हैं और उसका EMI हम
10,000 या 12,000 या 15,000 देते हैं। पर मंथ अगर 60 लाख का घर है, लोगों की EMI 5,000 भर गई है, तो EMI एक बात जानना चाहता हूँ, प्लीज कोई जगह बता दीजिए एनसीआर में जहाँ 15 लाख में घर मिल जाए। प्लीज कोई जगह बता दीजिए जहाँ 15 लाख में घर मिल जाए। दीपक जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। एनसीआर ही आपका एक ऐसा जगह है पूरे हिंदुस्तान में जिसने अफोर्डेबल होम्स का कंसेप्ट लाया था। और आया था, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। सुना जाए, आप मुझे बताइए ना, 15 लाख में कहाँ घर मिल जाएगा एनसीआर के अंदर? जी, मैं आपके एक जगह बता दीजिए आप। 2.5 दशक पहले मैं आपके सवाल 100 फुट का मकान मिल जाए, मिल सकता है सर? इसका ये सारे एक करा लेंगे। देखिए, सारी ऑडियंस कह रही है कि एक एक करा देंगे यहाँ पे। अगर इसको हम लोग विश्लेषण करें, आप याद होगा आज से 3 साल 2 साल 2.5 साल पहले एनसीआर में 15 लाख में ही मकान बन रहे थे। आज भी अगर सवाल क्या है कि अगर हमारा मकान यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बनता है, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को रीच करते हैं, हम ट्रेन को हाई स्पीड चलाते हैं, हम मेट्रो लाते हैं, हम एक्सप्रेस हाईवे लाते हैं, तो हम यहाँ से 40 किलोमीटर दूर आराम से 15 लाख में मकान बना सकते हैं। ये इसी चीज की तो शुरुआत है, इसी चीज की शुरुआत है जो डेवलपिंग कंट्रीज में होता रहा है। आप एक चीज बताइए, अगर स्मरण होगा तो एनसीआर में 10-12 लाख से मकान शुरू किया, मैंने शुरू किया था। हमारे बहुत सारे कम से कम 4,000 साल की बात कर रहे हैं सर आप? जी 2011, जब हम छोटे बच्चे थे। 2011 छोटे बच्चे करते थे। नोएडा एक्सटेंशन में सर मकान देंगे सर 1 बेडरूम नोएडा एक्सटेंशन में 1 बेडरूम के बायर आज भी हमारे पास हैं। जब स्थितियां जो हुई थी आप लोगों ने देखा था, 12 से 14 लाख में सिंगल बेडरूम के हमारे पास 3,000 बायर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप कोई इंडस्ट्री चलाता है, कोई कुछ करता है, अगर उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, चाहे पॉलिसी का सपोर्ट, अप्रूवल का सपोर्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट, मकान है कोठरी नहीं देखिए सच बोलिएगा, मकान है कोठरी। मैं एक चीज और बता सकता हूँ, कि इस एनसीआर में 10,000 फ्लोटिंग पॉपुलेशन हमारे जो परमानेंट निवासी हैं उसके अलावे आते हैं। 10,000, किन्हीं को एजुकेशन के लिए चाहिए, किन्हीं को हेल्थ केयर के लिए चाहिए, कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग एनसीआर में आते हैं। और हमारे यहाँ जो प्रेशर है एनसीआर पे, 10,000 मकान प्रति वर्ष का प्रेशर है, प्रति वर्ष। और उसमें 9,000 जो मकान है वो सभी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के। आप ये बताइए, हिंदुस्तान के ऐसे, विश्व के ऐसे कोई जगह में आज भी 3,000, 3,200, 3,500 का भी रेट है। नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा या भिवाड़ी ले लीजिए या जहाँ कहीं भी ले लीजिए। अब तो सर 15 लाख के मकान नहीं है, बल्कि बड़े-बड़े बोर्ड हैं जिस पर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। आप पैसा तो लगाइए। एक सेकंड सुन लीजिए, मकान कब आप ये बताइए, पूरे विश्व में जहाँ मेट्रो की कनेक्टिविटी हो, एक्सप्रेस हाईवे की कनेक्टिविटी हो, और $100 के अंदर, $75 के अंदर पर स्क्वायर फुट में मकान आप पूरे विश्व में कहीं भी सर्वे कर लीजिए, कहीं भी एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन आपके एनसीआर में कम से कम वो स्थिति है। आप अगर टियर 2 सिटीज में भी जाते हैं तो वहां भी मकान, मैं भुक्तभोगी हूं, मैं 40 शहरों में काम करता हूं, 35 शहरों में। मैं जानता हूं कि कई ऐसे शहर हैं जहां आज भी मकान 5,000 रुपए स्क्वायर फुट है, छोटे शहरों में, और एनसीआर में आज भी 3,000, 3,200, 3,500 रुपए स्क्वायर फुट है। सर उस एनसीआर का सवाल ही इस बात एनसीआर का चक्कर हम काटेंगे, लेकिन इस बहस को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर रवि मलिक के पास चलते हैं। डॉक्टर मलिक, एज ए फिजिशियन और एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, दोनों के तौर पर आपको ये बजट कैसा लगा? देखिए, अगर तो हेल्थ केयर बजट की बात करें और उसको एनालाइज करें तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके पीछे एक इंटेलिजेंट सोच तो लगाई गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको एक सिर्फ फेसलिफ्ट की तरह नहीं लिया गया, लेकिन दूरगामी परिणामों का भी ध्यान रखा गया। जैसे कि अगर 28,000 करोड़ जो है वो सैनिटेशन के लिए खर्च हो रहे हैं, तो इसके परिणाम आने वाले काफी सालों में हमें दिखेंगे। उसके बाद स्वच्छ पानी के लिए 3600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, डेवलप्ड कंट्रीज में जो हेल्थ केयर के ऊपर लोड कम है, उसकी मेन वजह यह है कि वहां पे सैनिटेशन, क्लीन वाटर, ये सब चीजें हैं, जिससे कि जितनी वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, चाहे डायरियाज हैं, डायसेंट्रीज हैं, जो कि हम डॉक्टर्स ऑलमोस्ट 50% जो हैं ये वाटर बॉर्न डिजीजेज से ही जूझते हैं, तो उसके ऊपर सोच लगाई गई है। दूसरी चीज है रिसर्च, एनालिसिस, इनके ऊपर भी, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्टेम सेल्स के ऊपर, जिस तरह से कि जेटली जी ने कहा, इन सब के ऊपर भी ये लोग सोच रहे हैं और उसके लिए फंड्स एलोकेट किए हैं, जो कि एक अच्छी बात है।
4 एम्स आएंगे और उसके बाद ये भी कहा है कि हर स्टेट में एम्स आएगा। ये भी एक अच्छी शुरुआत है। टर्शियरी केयर सेंटर्स बढ़ेंगे और उसके बाद 12 मेडिकल कॉलेजेस अगर वो वाकई ही इंप्लीमेंट होते हैं, बनते हैं, तो डॉक्टर्स की प्रोडक्शन काफी बढ़ जाएगी। ये तो कुछ बहुत अच्छी बातें हैं जो कि एड्रेस की गई हैं और मेरे ख्याल से इसके पीछे सोची समझी सोच भी है और ये एक बीमारियों को जड़ खत्म करने के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए ये सब चीजें हुई हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो कुछ इग्नोर भी हुई हैं, क्योंकि अगर आप देखिए हमारे देश में 70 से 80% जो हेल्थ केयर है वो प्राइवेट सेटअप देता है। तो आज एक मेडिकल एंटरप्रेन्योर अगर अपना कोई हॉस्पिटल खोलना चाहता है 200 बेड का या 250 बेड का, तो ये क्लियर नहीं है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उसको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, उसे लैंड कैसे मिलेगा, उसको टैक्स एग्जेम्पशंस क्या होंगी, उसके टैक्स हॉलीडेज क्या होंगे। तो अगर इन चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा और प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, क्योंकि आज भी मैं बताऊं हमारे को WHO के आंकड़ों के हिसाब से 6 बिस्तर चाहिए, 6 बेड्स आर रिक्वायर्ड पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, जो कि अभी भी दिल्ली जैसे शहर में 2 से 2.5 बेड सिर्फ अवेलेबल हैं दिल्ली जैसे शहर में, बाकी तो काफी डेफिसिट है। तो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाने की आवश्यकता है। एक और चीज जिसको कि और बेटर वे से एड्रेस होना चाहिए था वो ये है, जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जहां पर कि अभी इलाज जो है उस लेवल तक का नहीं होता, उसको भी एड्रेस करना चाहिए और वहां पर भी स्ट्रेंथनिंग होनी बड़ी आवश्यकता थी उसकी। एक और बहुत बड़ा इशू है जो कि कभी भी बहुत अच्छे से एड्रेस नहीं होता, दैट इज पॉपुलेशन कंट्रोल, विच इज ऑल्सो हेल्थ सब्जेक्ट। अगर देखा जाए तो वो हेल्थ का सब्जेक्ट है और उसके अंदर भी अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो उसके दूरगामी रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। तो ये वाली चीजें जो कुछ हैं जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ चीजें हैं जो थोड़ी नेबुलस भी हैं कि फ्री दवाइयां बटेंगी और फ्री टेस्ट होंगे, लेकिन कितने करोड़ सैंक्शन होंगे इस पे? 50 करोड़ होते हैं तो इतना बड़े देश में उसका कोई मकसद नहीं है, और 50,000 करोड़ होते हैं तो उसमें और उसकी क्या पॉलिसी रहेगी फ्री ड्रग्स की और इन सब चीजों की, इनकी गहराई में जाना बड़ा जरूरी है कि ये क्या सिर्फ एक फेसलिफ्ट है या इसके अंदर वाकई ही बहुत तथ्य है। लेकिन फिर भी 45 दिनों के अंदर जिस तरह से सरकार ने ये बजट बनाया है, इस पे मेहनत हुई है, इसमें प्रोफेशनल्स की लगता है कि साझेदारी हुई है और इसके अंदर जो है दूरगामी रिजल्ट अच्छे दिन आ सकते हैं हेल्थ केयर के लिए। मेरे हिसाब से डेफिनेटली बहुत सारे डेफिसिट्स हैं जो कि मैंने डिस्कस किया। फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर भी जेनरिक दवाइयां, बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो 2 रुपए की मैन्युफैक्चर होती हैं और 50 रुपए की मिलती हैं, उनके ऊपर किस तरह से ये बजट रोक लगाएगा, किस तरह से इक्विपमेंट्स की कॉस्ट कम होगी। क्योंकि अगर प्राइवेट सेटअप के अंदर अगर डॉक्टर्स जो बना रहे हैं हॉस्पिटल्स या इवन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, जब तक उनको सरकार सब्सिडी नहीं देगी, टैक्स एग्जम्पशंस नहीं देंगे, मेन जो है वो गरीब आदमी के ऊपर ही गा जाएगी, उसकी गिरेगी गरीब आदमी के ऊपर। बिल्कुल एक बात जोड़ दे, मैं संक्षेप में मैं कहूंगा हेल्थ सेक्टर पर जिन क्षेत्रों में, जैसे सफाई भी आपने कहा, दिल्ली में नलिन कौल जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री पद का दावेदारी वो करे या ना करे, चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन दिल्ली में सफाई के ठेके नगर निगम बीजेपी या कांग्रेस जिसकी सरकार रही हो, प्राइवेटाइजेशन के बाद गंदगी के अंबार हो गए हैं और इसीलिए शीला दीक्षित की सरकार या उनकी पार्टी भी हारी है। बीजेपी जरूर कहीं जीतती है, तो इसलिए प्राइवेट आप अस्पतालों में, आप शायद डॉक्टर साहब आपको याद नहीं होगा, अपोलो हॉस्पिटल को नाम लेके बता रहा हूं, 1 रुपए में जमीन दी गई थी डॉक्टर रेड्डी को नरसिंहराव चंद्रा स्वामी की वजह से। आज क्या हालत हुआ है, वहां पर आप जाइए तो 50,000 रुपया और मरने के बाद भी कहते हैं 5 लाख दे दीजिए, नहीं तो लाश घर नहीं ले आ सकते। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में देने का कोई चेक अभी तक भारत में नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस हर आदमी नहीं करा पाता है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, पूंजी आना चाहिए। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि उसके साथ में गरीब आदमी को इस तरह के जो प्राइवेट हॉस्पिटल खुलना चाहिए, लेकिन उसके साथ में कोई चेक होगा कि भाई उनको देंगे, उसमें केवल अपने रिश्तेदारों को ट्रस्ट बना करके अस्पताल बनाए गए या प्राइवेट को दिए गए और उनमें सब उनको इक्विपमेंट भी रेट दिया गया, कस्टम में बहुत फ्री दिया गया, और आज ये हालत है। तो ये आप गांव में कैसे पहुंचाएंगे? इसलिए ओबामा को आप जब फॉलो करना चाहते हैं, आप चीन से प्रतियोगिता करना चाहते हैं और उसके साथ आप कहते हैं कि नहीं सब प्राइवेटाइजेशन हेल्थ कर दीजिए, एजुकेशन पब्लिक सेक्टर में भेजिए जहां 5 लाख रुपया फीस देना होगी, ये एक खतरा साथ में। इसका क्या जवाब है ये नलिन कौल जी शायद आप पूछेंगे, लेकिन नलिन से बिल्कुल पूछते हैं, नलिन इसका क्या जवाब है? दीपक जी, मैं एक टिप्पणी करूंगा, कई इसमें प्रश्न है जिसपे मैं फटाफट बोलूंगा, फिर मुझे आपसे थोड़ी विदाई लेनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं आज जैसे आप व्यस्त हैं हम लोग भी थोड़ा व्यस्त हैं, लेकिन ऐसा है कि पहली बात करते हैं रिवर्स में। महंगाई को लेके जितनी हमारी मां बहनें बैठी हैं उन्होंने इस प्रश्न को उठाया था और फिर उसको लिंक भी किया था। हाँ, ये सत्य है, महंगाई सबको काट रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात है, उन्होंने कहा था कि टैक्स एग्जेम्पशन कम दिया गया था। वित्त मंत्री ने बाद में दोपहर को एक इंटरव्यू में कहा कि अगर मुझे एक बात पर खेद है
तो वो सिर्फ एक बात यह है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं आज एग्जेम्पशंस को और बढ़ा सकता था। जो हमने 50,000 रुपए एग्जेम्पशन में बढ़ाया है, 50,000 रुपए जो पीपीएफ में एक्स्ट्रा करके टैक्स बेनिफिट मिलता है, और 50,000 रुपए का जो इनकम में इंटरेस्ट में जो हाउसिंग के लिए बेनिफिट दिया जाता है, ये तीनों को मिला के लगभग 33 या 34,000 करोड़ का घट जाता है भारत सरकार के बजट से पैसे, और उतना खेलने का अभी स्कोप नहीं है। तो कई चीजें साथ साथ चल रही है। पहला कदम इसलिए मैंने कहा 5 लाख वाली जो बात कही थी, उस बात के बारे में हम लोग भूले नहीं है, ना उसे नजरअंदाज किए हैं। लेकिन हर चीज को करने के लिए पहले जेब में कुछ पैसे भी आ जाए तो खर्च किए जा सकते हैं। यदि उधार से हम इस बात को करना शुरू करें तो फिस्कल कंसोलिडेशन नहीं हो सकता, फिर वहीं पहुंच जाएंगे इंटरेस्ट रेट्स के कंट्रोल पे। और जब तक इंटरेस्ट रेट्स के को बढ़ाए जाएंगे तो जैसे हाउसिंग में हाउस लोन बढ़ा हुआ है उसको रिलीज नहीं कर सकते। ये इंटर रिलेटेड है, क्योंकि एक डॉक्टर यहां बैठे थे तो बीमारी के रूप से अगर मैं कहूं, अगर अर्थव्यवस्था एक व्यक्ति होता और उसे पीट पीट कर आपने आईसीयू में डाल दिया, वो वेंटिलेटर पे है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते चलो फटाफट एक बैंडेड लगा दो, थोड़ा बाम लगा दो सर पे, ठीक हो जाएगा। एक एक करके आप वाइटल ऑर्गन्स को ठीक करके निकलेंगे, लेकिन सब चीज साथ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि एक ही कदम एट ए टाइम। दूसरा, ये मैंने नोट किया कि लगातार हर डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता हमेशा बेटी पढ़ाओ अभियान को 100 करोड़ रुपए कहते, महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं। दिक्कत क्या है, उन्होंने आज बजट डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं, स्वाभाविक है, टाइम भी नहीं मिला, टीवी चैनल्स पे भी जाना होता है। ये मैं बजट इस कागज को दिखाना चाहता था, दिखाने का प्रयास भी कर रहा था। 98,000 करोड़ है टोटल एलोकेशन जेंडर के हिसाब से महिलाओं के लिए, और 81,000 करोड़ है बच्चों के लिए। दोनों को मिला के लगभग 1,80,000 करोड़। तो ये फिगर कम नहीं है, डिटेल में बहुत कुछ होता है। हम लोग जो है सिर्फ जो ऊपर ऊपर की बातें उस पर रह जाते हैं। महंगाई को लेके प्रभु जी ने इंपॉर्टेंट बात कही थी, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड सिर्फ 500 करोड़ है, लेकिन यदि कृषि के चैप्टर को आप पढ़ेंगे, महंगाई से ही रिलेटेड बात है, वहां पर वेयर हाउसेज के लिए, साइंटिफिक वेयर हाउसेज के लिए 5,000 करोड़ की बात की गई है। सॉइल हेल्थ कार्ड है। तो सप्लाई साइड मैनेजमेंट को लेके भाजपा पिछले 3 सालों से बोल रही है, सप्लाई साइड मैनेजमेंट को ठीक नहीं करेंगे तो कहां से महंगाई जाएगी। पैसे को निचोड़ के महंगाई नहीं जा सकती। तो यदि हम देखते हैं कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से, कही है हमारे ऊपर कांग्रेस प्रश्न उठाता है कि हर साल कृषि का क्षेत्र बढ़ाए 4.5 और 4.5%, अब क्यों 4 कह रहे हैं। भाई हम भी जानते हैं कि मानसून 10 साल से अच्छा रहे, हमारी प्रार्थना है कि मानसून जो है ठीक हो, लेकिन कम हो तो ये फिगर घटेगा। फिर भी स्टॉक्स इतने हैं कि हम उसको रिलीज करके महंगाई पर कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हर साल पिछले 8 सालों से मैं तो कह सकता हूं कि लगातार जो है महंगाई में जुलाई से सितंबर और अक्टूबर के बीच में सब्जियों के दाम बढ़ते हैं। क्या यही साइकिल चलती रहेगी अगले 5 साल? बिल्कुल नहीं। तोड़ने के लिए इसीलिए तो सप्लाई साइड मैनेजमेंट चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बजट ने कदम नहीं उठाए। प्रभु आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। जी प्रभु। मैं इनका भाषण सुन लिया, काफी देर से सुन रहा हूँ। बजट मैंने बहुत पढ़ा है सुबह से लेकर के। इन्होंने जो आंकड़े कोट किए हैं, ये नहीं बताया कि कहाँ से उन्होंने 1,80,000 बनाया और पिछली सरकार का उसमें बजट कितना था, वो पढ़ लें जरा पता लग जाएगा। उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते कि ये फिगर्स के मामले में तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैं एक चीज आपको बताया कि जेटली साहब ने कहा, बात मैं जब आप बोल रहे थे मैं बोलूंगा आपको भी। नहीं सर, एक मिनट सर, आप मेरी बात की बात करना ना, मेरी बात की बात करना। मेरे पास भी बजट रखा है, मैंने भी पढ़ा है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। अब मैंने पढ़ा इसी को, आपने जिस तरह से इसके अंदर आंकड़ेबाजी की है मैं उसको समझ सकता हूँ। मैं अर्थशास्त्री रहा हूँ, 11 साल मैंने कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, तो आप मेरे को मत बताइए क्या किया उसके अंदर, मैं उसके अंदर नहीं जाना रहता। पर आपकी एक बात के ऊपर तक आना चाहते हैं, आपने कहा जेटली साहब का मेरे पास पैसा नहीं है। सवाल ये है भाई मेरे, अगर आप डिविडेंड टैक्स इस देश में नहीं लगाएंगे, शास्त्री रहा हूँ, 11 साल मैंने कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, तो आप मेरे को मत बताइए क्या किया उसके अंदर, मैं उसके अंदर नहीं जाना रहता। पर आपकी एक बात के ऊपर तक आना चाहते हैं, आपने कहा जेटली साहब का मेरे पास पैसा नहीं है। सवाल ये है भाई मेरे, अगर आप डिविडेंड टैक्स इस देश में नहीं लगाएंगे, जो कांग्रेस वाले भी नहीं लगाते थे, आप भी नहीं लगाते, क्योंकि सब पूंजीपतियों के प्रति आपका स्नेह है शुरू से रिफॉर्म के ऊपर, ये बात की बात ही नहीं है। एक उद्योगपति 5,000 करोड़ रुपए हर साल डिविडेंड लेता है, उसे आप 1 रुपए इनकम टैक्स नहीं लेते। इस देश के अंदर डिविडेंड की पेमेंट हर साल 1,50,000 करोड़ है, यानी कि हिंदुस्तान के 1000 उद्योगपति जो हैं डिविडेंड प्रमोटर हैं, अपनी कंपनी से 1,50,000 करोड़ रुपए ले जाते हैं, टैक्स नहीं देते। अगर आपको उसके ऊपर 20% टैक्स लगा देते तो 30,000 करोड़ रुपए आपके पास आ जाता, जो इन महिलाओं को मिल सकता था, आपने वो नहीं दिया।
और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जो कंपनी के ऊपर ट्रांसफर टैक्स लगता था, जो ट्रांसफर टैक्स लगता था 15% की डिविडेंड टैक्स आप दे दीजिए फ्री मेरे को, मैं प्रमोटर हूँ अपनी कंपनी का, अपना शेयर बढ़ाता चला जाता हूँ, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ और मैं अपनी जेब में पैसे लगता हूँ, कोई टैक्स नहीं दूंगा, इनकम मेरी बढ़ गई। मैं झुग्गी बेचूंगा तो मेरे ऊपर टैक्स लगेगा 30%, मैं अपना पेन बेचूंगा उसके ऊपर भी 30% टैक्स लगेगा, परंतु शेयर बेचूंगा कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस देश के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन्स होता है इंडस्ट्रीज के लिए जो हर साल शेयर बेचते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने बेचा, आईटी कंपनी ने बेचा, किसी ने आज तक टैक्स दिया? एक जो यूआईडी के चेयरमैन थे निंदर नीलेकानी, उन्होंने अपनी इनकम डिक्लेयर की है 7,500। कहां से आई उनके पास? क्यों शेयर बेचे। इनकम दिया उसके ऊपर टैक्स? नहीं दिया। आपने कंपनी के ऊपर जो 15% लगता था जो ट्रांसफर टैक्स, वो भी इस बजट के अंदर जेटली साहब ने विड्रॉ कर ली, यानी कंपनियां फ्री में डिविडेंड देंगी और उसके ऊपर पेमेंट भी नहीं करेंगी। तो 3 लाख 30। और तीसरी बात क्या ना, बजट पढ़ लीजिए, रेवेन्यू फोरगॉन, यानी कि उद्योगपतियों को जो आप कंसेशन देते हैं, डायमंड इंडस्ट्री को देते हैं या सोलर एनर्जी को देते हैं, अगर आप बजट आप पढ़ लें पढ़ जाता कि अब अगर पार्ट 2 पढ़ेंगे उसके अंदर आपको दिखाई दे जाएगा 3,30,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है आपने मुफ्त में बांट दिया और आप कहते हैं सब्सिडी कम कर दीजिए। वो 3,30,000 के ऊपर चुनाव ने बांटा, 1,70,000 होता था 2003 के अंदर, वो बढ़ करके 3,30,000 हो गया। यानी कि उद्योगपतियों को आप पैसे देते चले जाते हैं, अनाउंस नहीं करते बजट में, एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आज इसकी ड्यूटी 1% कम हो गई, इसकी ड्यूटी 2% कम हो गई, तो उसका इनकम क्यों नहीं आती? इनकम तो आपके पास है, परंतु आप इनकम लाना नहीं चाहते। आपको इनकम आती है, पेट्रोल के ऊपर पैसे बढ़ा दीजिए, 20% आपके बजट की इनकम पेट्रोल से आती है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाबू वो पैसे कलेक्ट करने नहीं जाता। एजुकेशन टैक्स से आपको 60,000 करोड़ आता है, रोड टैक्स से आपके पास पैसे आते हैं, कोई बाबू काम नहीं करता। आपने 18% रेवेन्यू पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर आप टैक्स जो लगाते हैं उससे इनकम आती है, उसको आप गरीब आदमी को निचेड़ने के लिए तैयार हैं आप, पर अमीर आदमी से आप पैसा लेने की हिम्मत ना आप में है, ना पिछली सरकार में थी, ना आने वाली सरकार में। अगर कंपनी से टैक्स लेंगे तो बिजनेस फ्रेंडली कैसे लगेगा बजट? उस दिन दलाल स्ट्रीट में सेंसेक्स मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे निकलना पड़ेगा, नहीं मुझे निकलना पड़ेगा। नलिन जी जो बड़ा संक्षेप में, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, मुझे रीता जी की बात सुननी है। प्रभु जी का 1 मिनट बचा है मेरे पास, एक सवाल पूछ लेना चाहती हूँ। आप उनकी ले लीजिए, मुझे निकलना पड़ेगा, मेरा डिबेट स्टार्ट हो गया है दूसरे रूम में। ठीक है नलिन, रीता जी आप संक्षेप में अपनी बात खत्म कर सकती हैं। देखिए बिल्कुल 1 सेकंड में, आदरणीय मोदी जी ने चुनाव के पहले वादा किया था इस देश को कि जो बड़े घरानों ने एनपीए कर रखा है, बैंकों से लोन लिया और वापस नहीं किया, जो संभवतः 6 लाख करोड़ के आसपास है, उसको वसूल करेंगे। उसके बारे में एक शब्द भी आज के बजट में नहीं कहा गया, क्यों? बिल्कुल, ये सवाल हम अगली बहस में जरूर उठाएंगे रीता जी, ये सवाल वाजिब है, बनता भी है और इस सवाल को सही फोरम पर फिर से जरूर उठाया जाएगा। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।